ये थी आपकी द्विनाम पद्धति। क्या बोला हमने कि जब भी हम किसी जीव को नाम देते हैं, नामकरण करते हैं, तो किस आधार पर करते हैं? आधार क्या है? तो आधार है क्या? द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति, यानी एक ऐसी पद्धति जिसके अंतर्गत किसी भी जीव को जब दिया जाएगा, क्या उसको एक वैज्ञानिक नाम दिया जाएगा, तो वो वैज्ञानिक नाम बना होगा किससे? दो नाम से। कितने नामों से बना होगा? दो नाम से। जैसे ये होमो सेपियंस, पाइजम सेटिवम, रेटस रेटस, नाजा नाजा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात जो आ रही है वो ये कि हम नामकरण तो दे रहे हैं, नामकरण कौन करेगा वो अभी बताऊंगा, लेकिन किस आधार पर करेगा? सोचिए, अभी कुछ पंडित बताए मैंने कि कुछ पंडित हैं जो नामकरण करते हैं। किस आधार पर? किसी ना किसी आधार पर करते हैं ना। अब आधार पहले देख लेते हैं कि ये जो नाम दिया गया है, ये जो वैज्ञानिक नाम, ये कौन देगा वो अभी हम देखेंगे, लेकिन किस आधार पर देंगे? द्विनाम पद्धति के आधार पर देंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब साहब द्विनाम पद्धति क्या था ये समझ में आ गया क्या? कि एक ऐसी पद्धति जिसके अनुसार जो वैज्ञानिक नाम होगा, वैज्ञानिक नाम जो होगा वो दो नाम से मिलकर बना होगा, दो नेम से मिलकर बनता है। ठीक है, अब कौन से नेम है ध्यान से सुनना। जैसे अभी हमने बात करी होमो सेपियंस, जिसमें पहला जो नाम जो होता है इसको बोलते हैं बेटा जी वंश नाम, और जो दूसरा होता है इसको हम बोलते हैं जाति नाम। पहला जो होता है वो किसको बताता है? वंश को, और दूसरा जो होता है वो किसको बताता है? जाति को। तो ये जो दो नाम होते हैं ये मिलकर क्या कहला रहे हैं? वैज्ञानिक नाम। और दो नाम अगर किसी जीव को दिए जा रहे हैं तो कौन सी पद्धति के अनुसार दिए जा रहे हैं? द्विनाम पद्धति के अनुसार दिए जा रहे हैं। अब साहब ये द्विनाम पद्धति किसने दी? सर ये द्विनाम पद्धति जो थी ये किसने दी? क्या द्विनाम पद्धति देने से पहले, यानी ये वैज्ञानिक नाम देने से पहले भी नाम दिए जाते थे क्या? हाँ, दिए जाते थे। लेकिन द्विनाम पद्धति से पहले जो नाम दिए जाते थे ना, वो बहुत बड़े बड़े होते थे, 7 से 8 शब्दों के नाम होते थे, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते थे। इसीलिए बाद में एक ऐसी पद्धति आई जो बहुत बढ़िया, जिसको हम आज तक अपनाते हैं, जिसमें हर जीव को क्या देते हैं? हम दो नेम देते हैं, और वो क्या कहलाता है? उसका वैज्ञानिक नाम कहलाता है। अब साहब ये द्विनाम पद्धति दी किसने थी? तो बेटा जी ये हैं वो जिनको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था, इन्होंने ही द्विनाम पद्धति दी थी। इन्होंने ही क्या दी थी? द्विनाम पद्धति दी थी। और इनका नाम आप अच्छे तरीके से जानते हैं, कौन? कार्ल लीनियस। कौन है बच्चों? ये कार्ल लीनियस। तो कार्ल लीनियस ने, जिनको हम वर्गीकी का जनक बोलते हैं ना, वर्गीकी का जनक कौन है? कार्ल लीनियस। और नामकरण का भी कौन जनक हो गया एक तरीके से? कौन? कार्ल लीनियस। इन्होंने ही क्या दी थी? द्विनाम पद्धति दी थी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था ये भी तो बताना पड़ेगा ना, इन्होंने किया क्या था? आइए समझते हैं बेटा। ये जो पहले इधर बात कर लेते हैं, इन्होंने क्या किया था, ध्यान से सुनना। इन्होंने यहां पर बताता हूं इन्होंने, किन्होंने? कार्ल लीनियस ने। ये जो द्विनाम पद्धति है किसने दी थी? कार्ल लीनियस ने। कार्ल लीनियस ने दी थी ये द्विनाम पद्धति। इन्होंने क्या किया था? ध्यान से सुनना बेटा जी। इन्होंने 1753 में एक बुक छापी थी, एक बुक प्रतिपादित करी थी, जिसका नाम था, पहले 1751 की बात करता हूं, 1753 नहीं, पहले 1751।
1751 में इन्होंने क्या किया था, ध्यान से सुनो। 1751 में इन्होंने एक बुक प्रतिपादित करी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। कौन सी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है। अब इस बुक में उन्होंने क्या किया था, ये सबसे पहली बुक थी जिसके अंदर कार्ल लीनियस ने या कैरोलस लीनियस ने ये द्विनाम पद्धति को समझाया था या इसका उल्लेख किया था, इसको बताया था। किसको? हिस्टोरिया प्लांटेरम 1751 में जो छापी थी किसने? कार्ल लीनियस में। उसने उन्होंने द्विनाम पद्धति के बारे में बताया, उल्लेख किया। ठीक है। 1753 में, अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 1753 में उन्होंने एक और बुक छापी जिसका नाम था स्पीशीज प्लांटेरम। ठीक है। और इस बुक के अंदर बेटा जी ध्यान से सुनना, इस बुक के अंदर, इस पुस्तक के अंदर उन्होंने 5900, कितना? 5900 पादपों का नामकरण किया। पादपों का क्या किया? नामकरण किया। कितना? 5900 पादपों का नामकरण कर दिया। किसने? आपके कार्ल लीनियस ने। कब? 1753 में। किस आधार पर? द्विनाम पद्धति के आधार पर, जिसे उन्होंने समझाया 1751 में। किसमें? एक अपनी बुक में, हिस्टोरिया प्लांटेरम के अंदर। बताएं, इतनी सी बात समझ में आ गई है? तो ये बुक इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनना। ये इससे ज्यादा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले द्विनाम पद्धति के अनुसार, द्विनाम पद्धति यानी हर जीव को नाम दो, वैज्ञानिक नाम दो जो दो नाम से बना हुआ है, ये क्या कहला रही? द्विनाम पद्धति। जो सबसे पहले जीवों का नामकरण इस पद्धति के अनुसार सबसे पहले दिया गया था 1753 में इस पुस्तक में। लेकिन किसका? पादपों का। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, प्लांटेरम है, प्लांट्स की बात कर रहे हैं। प्लांटेरम वर्ड में क्या आ रहा है? प्लांट, यानी पादपों का किया गया था। अब बात करते हैं 1758 की। अब आप बोलेंगे सर प्लांट्स का तो कर दिया, प्लांट्स का तो कर दिया, एनिमल्स का नहीं करेंगे, जंतु का नहीं करेंगे? ये हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो 1758 में एक और बुक छापी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुराई। सिस्टेमा नेचुराई। तो सिस्टेमा नेचुरी ये जो बुक जो थी, इसके अंदर इन्होंने 4326 प्राणियों का यानी जंतुओं का नामकरण किया। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कार्ल लीनियस जिन्होंने ही ये पद्धति दी, कौन सी? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति क्या था ये समझ में आ गया। ये कौन? कार्ल लीनियस। इन्होंने ही क्या दी थी? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति क्या कर रही है? हर जीव को वैज्ञानिक नाम दे रही है। वैज्ञानिक नाम क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि स्थानीय नाम से भ्रम पैदा हो रहा था। तो वैज्ञानिक नाम जब स्टार्टिंग में दिए गए तो हर एक जीव को जो वैज्ञानिक नाम जो दिया जा रहा था वो बहुत सारे अक्षरों से बना हुआ था, 7-8 अक्षरों से बना हुआ था, जो कंफ्यूजन पैदा कर रहा था और भी ज्यादा। तो धीरे धीरे ये नाम छोटा करना पड़ा और फाइनली एक ऐसी पद्धति आई जिसको हम आज तक अपनाते हैं। कौन सी? द्विनाम पद्धति। किसने दी? कैरोलस लीनियस ने। उन्होंने द्विनाम पद्धति के अनुसार जीवों को वैज्ञानिक नाम दिया। एक ऐसा वैज्ञानिक नाम जो दो नाम से बना हुआ, पहला वंश, दूसरा जाति। अब ये चीज उन्होंने 1751 में अपनी पुस्तक में समझाई द्विनाम पद्धति को, लेकिन मेन पुस्तकें जो थी वो ये थी क्योंकि इनमें ही द्विनाम पद्धति का उपयोग करके पादपों का और जंतुओं का नामकरण किया गया था। 1753 में पादपों का 5900 पादपों का, किसमें? स्पीशीज प्लांटेरम पुस्तक का नाम है। और 1758 में सिस्टेमा नेचुराई पुस्तक का नाम है जिसमें 4326 जंतुओं का क्या किया गया था? नामकरण किया गया था। आई होप
ये पूरी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बेटा जी ये तो चीज समझ में आ गई है, इनकी भी बात हमने कर ली है। अब बात आ रही है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला था कि हम अगर किसी भी जीव का नामकरण करते हैं, है ना, तो कौन करते हैं? मैंने आपको एक उदाहरण से बताया कि सर पंडित करते हैं। किस आधार पर करते हैं, कौन से नियमों के आधार पर करते हैं, वो भी बताना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात हम उन पंडितों के बारे में देख लेते हैं जो नामकरण करते हैं। यानी अब हम बात करने वाले उन समितियों की, उन ऑर्गेनाइजेशंस की जो नामकरण करती हैं आज की डेट में। ठीक है, आइए सबसे पहली समिति जो है उसका नाम है ICBN। नाम याद रखना, फुल फॉर्म याद रखना। नीट 2000 शायद 18 या 19 में ये प्रश्न पूछा गया। एग्जैक्टली मुझे 18 या 19 में कंफ्यूजन है, मैं एक बार फिर भी चेक कर लूंगा। फिर भी मुझे ये याद है, हाँ आया है लेटेस्ट नीट में 18 या 19 में आया ये। ICBN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। अब क्या मीनिंग है, क्या मीनिंग है? ये एक समिति है। आप बोलेंगे सर समिति का मतलब वैज्ञानिकों का समूह, एक जगह पर वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, उनकी एक समिति है। ठीक है, अब वो समिति का नाम है ICBN। जो क्या कर रही है? ऐसे वैज्ञानिकों का समूह जो क्या कर रहे हैं बेटा, ये वो वैज्ञानिक हैं जो नामकरण करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे। लेकिन किसका? मान लो आज कोई पेड़ खोजा गया, वनस्पति, तो उसका नामकरण कौन करेगी? ये समिति में बैठे हुए वैज्ञानिक करेंगे। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर क्या है? वो लोगों का समूह, वैज्ञानिकों का समूह, वो समिति जो पादपों का नामकरण करती है। समझ में आ गया? अब खुद ही सोचिए, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर क्या होगा? किसका नामकरण करेगा? आप सीधा बोलेंगे सर ये वो समिति है जो जंतुओं का नामकरण करेगी। मैंने कहा जी वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। चलो जी, तो पादपों का ये करेंगी, जंतुओं का ये करेंगी। अब और क्या बच गया? सर आए दिन ना वायरस निकलते रहते हैं। सर कोई इबोला वायरस है ना, कई तरीके के वायरस है, कोरोना वायरस है, फ्लू है, कई सारे वायरस है। सर ये जो वायरस के नाम है ये कौन दे रहा है? सर ये कोरोना वायरस जो था, कोविड-19, ये नाम किसने दिया? इन्होंने, ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर। यानी यहां पर इस समिति के जो वैज्ञानिक है ये किसका नामकरण करेंगे? वो जो वायरस आए दिन खोजे जाते हैं उनका। ठीक है, और आखिरी आप बोलेंगे सर हमने विषाणु की बात कर ली, वायरस, हमने जंतु की बात कर ली, पादप की बात कर ली, एक चीज और रह गई सर जीवाणु, बैक्टीरिया, वो और रह गया। अब जरा सोचिए बैक्टीरिया के लिए मैं क्या शब्द यूज में लेता? इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर बोलता ना, यही बोलता ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। अगर मैं ये बोलता तो वापस से ये तो ICBN हो जाता। सोचिए तो अगेन क्या होता? ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, है ना, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। तो ये तो भ्रम पैदा हो जाता है इसमें और इसमें। तो थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं बेटा? इसको ना हम एक काम करते हैं, ICBN की जगह ICNB कर देते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। बस शब्दों को आगे पीछे कर दिया ताकि वो ICBN ना हो जाए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता, इसलिए ICNB कर दिया। बस इतनी सी छोटी सी बच्चों वाली बात है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गया कि ये वो पंडित हैं जो नामकरण करेंगे, ये वो समितियां हैं, इन समितियों में वो लोग बैठे हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए जो अलग अलग प्रकार के जीवों का नामकरण करेंगे। ये पादपों का, ये जंतुओं का, ये विषाणुओं का, ये जीवाणुओं का। खत्म। आप बोलेंगे सिर्फ 4 ही होते हैं? अरे भैया बहुत सारे होते हैं, आपके लिए अभी ये 4 सफिशिएंट है। ठीक है, ये वो समितियां हैं जो नामकरण करती हैं। चलें आगे। अब जरा सोचिए, अभी मैंने आपको बताया था हिंदू रीति रिवाज में जब बच्चा पैदा होता है तो नामकरण किया जाता है। कौन करता है? पंडित करते हैं। ये वो पंडित है जो नामकरण करने वाले हैं। अब वो पंडित क्या करता है? किसी न किसी नियमों के आधार पर कि चंद्रमा कैसा है, तारा कैसा है, ये वो फलाना ढिमका, इनके आधार पर क्या करता है? नामकरण करता है। यानी वो कुछ नियमों के आधार पर ही तो नामकरण करता है। तो साहब ये जो समितियां हैं ये भी तो नामकरण करने वाली हैं।
किन नियमों के आधार पर? तो अब हम बात करने वाले हैं वो जो द्विनाम पद्धति जो थी, जो कैरोलस लीनियस ने दी थी, उसका उपयोग किया जाता है। ये समितियां उपयोग करेंगी, नाम देंगी, लेकिन कुछ नियमों के आधार पर ही नाम दिया जाएगा। अब साहब कौन कौन से नियम है, आइएगा देखिएगा। सबसे पहला नियम मेरे भाई गौर से सुनिएगा। सबसे पहला बहुत सिंपल सा रूल फर्स्ट, सबसे पहला नियम आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई भी वैज्ञानिक नाम जो होएगा, कोई भी वैज्ञानिक नाम जो होएगा, साइंटिफिक नेम जो होएगा, वो दो नाम से मिलकर बना होएगा, वंश नाम और जाति नाम। याद रखना, पहला सभी वैज्ञानिक नाम दो नाम से बने होंगे। कौन कौन सा? पहला, जैसे उदाहरण मैं बता देता हूं आपको, मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है, दो नाम से बने होंगे। पहला नाम बहुत सिंपल, वंश नाम, दूसरा नाम जाति नाम। पहला किस चीज को बताएगा? वंश को। दूसरा किस चीज को बताएगा? जाति को। ठीक है, क्या होता है वंश, क्या होता है जाति, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इतनी सी बात समझ में आ गई है। सिंपल पहला रूल भैया, द्विनाम पद्धति है भैया। वैज्ञानिक नाम किससे बना हुआ है? दो नाम से, पहला वंश नाम, दूसरा जाति नाम। सिंपल, खत्म। सिंपल सा रूल था, पहला नियम। चल रूल 2। रूल तो समझ में आता है ना, अंग्रेजी का शब्द नियम पहला, अब नियम दूसरा पढ़ रहे हैं बेटा। जो वैज्ञानिक नाम में जो वंश नाम होएगा, वंश नाम का पहला अक्षर होएगा क्या? बड़ा। और जो जाति नाम है उसका पहला अक्षर क्या होएगा? छोटा। सिंपल। वंश नाम जो होगा उसका पहला अक्षर कैसा होएगा? बड़ा होगा। ठीक है, नाम का पहला अक्षर बड़ा और जाति नाम का पहला अक्षर छोटा। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा इस चीज को। सिंपल, कोई तकलीफ तो नहीं थी? चलिएगा, ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल, रूल थर्ड, नियम तीसरा। अब जो तीसरा नियम है, इससे प्रश्न आया है नीट 2020 में। आप जाकर चेक भी कर सकते हैं, नीट 2020 में प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था अभी बताऊंगा, लेकिन पहले नियम देख लेते हैं। क्या कि वो वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक नाम देगा, उसका खुद का नाम भी आएगा उस वैज्ञानिक नाम के बाद में। आप बोलेंगे क्या? देखिएगा, मेंजीफेरा इंडिका। अच्छा, ये मेंजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? आपको पता होना चाहिए, ये हमारे आम का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये आम का वैज्ञानिक नाम है, आम का, मैंगो का। ठीक है, अब इस नाम को पूरा देखो, क्या आ रहा है? दिखाई दे रहा है? दिख रहा है आपको? क्या है जरा सोचिए, ये क्या है? LINN डॉट, क्या है? कैरोलस लीनियस। यानी जो वैज्ञानिक नाम होएगा, उसके बाद उस वैज्ञानिक का नाम आएगा। ध्यान से सुनना, जो वैज्ञानिक नाम होएगा उसके बाद उस वैज्ञानिक का नाम आएगा संक्षिप्त में। संक्षिप्त में, पूरा नाम नहीं आएगा, संक्षिप्त में नाम आएगा जिसने वो नाम प्रतिपादित किया है। क्या इसको लिखूं या समझ में आ गया? लिख दूं? वैज्ञानिक नाम के बाद उस वैज्ञानिक का नाम संक्षिप्त में लिख रहा हूं, संक्षिप्त यानी
पूरा नाम नहीं आएगा, छोटा, पूरा नहीं आएगा, छोटा आएगा, ठीक है। वैज्ञानिक नाम के बाद में उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाएगा जिसने वैज्ञानिक नाम प्रतिपादित किया है, जिसने वैज्ञानिक नाम दिया है। समझ में आया? सिंपल सा था। तो उस वैज्ञानिक का नाम भी आएगा जिसने वो नाम दिया है। कौन? कैरोलस लीनियस ने नाम दिया था मैंजीफेरा इंडिका, तो उसका नाम भी आया है, लेकिन कैसा? संक्षिप्त में, ठीक है। अब नीट 2020 में ना प्रश्न क्या पूछा गया था, देखिए 4 ऑप्शन थे, पूछा गया था कि उपरोक्त में से कौन सा वैज्ञानिक नाम सही है ना। एक में दे रखा है मैंजीफेरा इंडिका, दूसरे में दे रखा था मैंजीफेरा इंडिका कैरोलस लीनियस पूरा, एक में दे रखा था मैंजीफेरा इंडिका लेकिन एम छोटा और इंडिका में आई बड़ा, और एक में दे रखा था मैंजीफेरा में एम बड़ा, इंडिका में आई छोटा, और ये दे रखा था। अब जरा सोचिए इतना इजी प्रश्न आया था बेटा जी ये। तो कुल मिलाकर ये तीसरा नियम था क्या? उस वैज्ञानिक का नाम भी आएगा वैज्ञानिक नेम के बाद में, वैज्ञानिक नाम के बाद में उस वैज्ञानिक का नाम आएगा संक्षिप्त रूप में जिसने ये वैज्ञानिक नाम दिया है, प्रतिपादित किया है। खत्म। तीसरा रूल समझ में आ गया। आइए चौथा, रूल चौथा, ध्यान से सुनना। वैज्ञानिक नाम जो होंगे उनके शब्द जो होंगे वो कौन सी भाषा से लिए जाएंगे? जरा सोचिए, ये इंडिका, मेंजीफेरा, होमो सेपियंस, ये जो शब्द जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सी भाषा से उपयोग लिए जाएंगे या कौन सी भाषा में लिखे जाएंगे? लिखे नहीं, मतलब कौन सी भाषा से प्राप्त किए जाएंगे, कौन सी भाषा यूज में ली जाएगी इन शब्दों को लिखने के लिए? तो याद रखना बेटा जी, ये जो वैज्ञानिक नाम होते हैं ये लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। याद रखना, वैज्ञानिक नाम लैटिन, जिसको हम ग्रीक भाषा बोलते हैं, में लिखे जाएंगे। ठीक है। अब ये कौन सी भाषा होती है? आप बोलेंगे सर ये तो इंग्लिश लग रही है। नहीं, ये कौन सी भाषा? ये लैटिन शब्द है। ये शब्द कौन से? ये ग्रीक शब्द है, लैटिन भाषा के ये शब्द है। मेंजीफेरा, होमो सेपियंस, ये किसके शब्द है? ये लैटिन भाषा के शब्द है। अब आप बोलेंगे सर लैटिन भाषा में ही क्यों लिखे जाएंगे? ये भी तो प्रश्न है कि सर ये लैटिन भाषा में ही क्यों लिखे जाएंगे। तो बंधु इसका ना आंसर हमारी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन आपने याद रखना है, ये एक मृत भाषा है। आप बोलेंगे मृत भाषा का मतलब क्या? मरी हुई भाषा। मैं बोलूंगा हाँ। अब जरा सोचिए, कोई चीज मर गई, ठीक है, यानी अब उसका अस्तित्व नहीं रहा, अब उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। सोचिए मैं जिंदा हूं, मेरे अंदर ये हाथ मैंने हिलाया, क्या आ रहा है? बदलाव। मर जाऊंगा, नहीं आएंगे बदलाव, यूं का यूं डेड बॉडी। यानी बदलाव किस में आते हैं? जीवित में। बदलाव किस में नहीं आते? मृत में आते हैं। अब आप मुझे बताएं, यहां पर जो हम नाम देने वाले हैं उनको हमने बोला वैज्ञानिक नाम। क्या बोला हमने? वैज्ञानिक नाम। ऐसे नाम जिनका मीनिंग जब तक मनुष्य है चेंज नहीं होना चाहिए। यानी सेपियंस का जो मीनिंग है वही रहे, बाद में ना बदले। मेंजीफेरा का जो मीनिंग है वो वही रहे, इंडिका का जो मीनिंग है वो वही रहे, है ना। तो कुल मिलाकर एक ऐसी भाषा जिसमें अगर कोई शब्द का कोई अर्थ है तो वो कभी भी नहीं बदलता। अगर किसी शब्द का कोई अर्थ निर्धारित कर दिया तो वो कभी भी नहीं बदलेगा, क्योंकि अब वो शब्द का मीनिंग जो है वो खत्म हो गया, वो मृत हो गया, उसमें कोई बदलाव नहीं आएंगे। भैया आप यही तो चाहते हो कि नहीं चाहते हो? सोचो, आप यही चाहते हो ना कि एक वैज्ञानिक नाम ऐसा हो जिसमें कभी भी कोई परिवर्तन ना आए, जिसका मीनिंग कभी भी चेंज ना हो। अगर चेंज होता गया फिर फायदा ही क्या वैज्ञानिक नाम का? सोचो, चेंज कर दिया, ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग मीनिंग हो गया, इंडिया में अलग मीनिंग हो गया, फिर फायदा क्या, है ना।
तो हम कैसा नाम देना चाहते हैं? एक ऐसा सर्वव्यापी नाम जिसका अर्थ कभी ना बदले, और अर्थ नहीं बदलता कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में या ग्रीक भाषा में। इसीलिए इस भाषा को बोला जाता है मृत भाषा, क्योंकि एक शब्द का अगर अर्थ निर्धारित हो गया तो फिर वो बदलता नहीं है, फिर वो वही मीनिंग रहता है हमेशा, और हम यही चाहते हैं। समझ में आया? तो पहला रीजन कि वैज्ञानिक नाम कौन सी भाषा के शब्द होने चाहिए, कि वैज्ञानिक नामों में कौन सी भाषा के शब्दों का उपयोग होना चाहिए? लैटिन भाषा के शब्दों का उपयोग होना चाहिए, पहली चीज है ना। दूसरा, और क्यों सर? ये तो समझ में आ गया, चलो लैटिन भाषा मृत भाषा इसलिए यहां से ले ली, और क्यों? और भी कोई रीजन है? यस, एक और रीजन है। ये जब वैज्ञानिक नाम दिए गए थे द्विनाम पद्धति में, उस टाइम पर ज्यादातर जो वैज्ञानिक जो थे, जो जिस भाषा का इस्तेमाल करते थे वो कौन सी थी? ग्रीक भाषा थी। सोचिए 1753 1758 तब की बात कर रहे हैं हम यहां पर, लीनियस की। उस टाइम पर मैक्सिमम वैज्ञानिक कौन सी भाषा का उपयोग करते थे? इसी का ही उपयोग करते थे, लैटिन भाषा का, ग्रीक भाषा का। हालांकि अब आजकल जमाना चेंज हो गया, अंग्रेजी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, हिंदी भी हम भूलते जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं। सोचिए, हाँ मैं भी हिंदी भूल जाता हूं, मेरी भी गलतियां होती हैं, लिखने में मिस्टेक्स होती हैं, मात्राओं की। मैक्सिमम वैज्ञानिक कौन सी भाषा का उपयोग करते थे? इसी का ही उपयोग करते थे, लैटिन भाषा का, ग्रीक भाषा का। हालांकि अब आजकल जमाना चेंज हो गया, अंग्रेजी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, हिंदी भी हम भूलते जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं। सोचिए, हाँ मैं भी हिंदी भूल जाता हूं, मेरी भी गलतियां होती हैं, लिखने में मिस्टेक्स होती हैं, मात्राओं की गलती होती है। क्या करे भैया, कल्चर ही ऐसा होता जा रहा है, प्रभाव पड़ रहा है कल्चर का। हिंदी भूलते जा रहे हैं, अंग्रेजी पर ध्यान ज्यादा चला जाता है। बचाना पड़ेगा अपने आप को, अपनी मातृभाषा को, है जी। चलो जी, तो बेटा जी वैज्ञानिक नाम लैटिन या ग्रीक भाषा के शब्दों का उपयोग कर लिखने चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक तो ये मृत भाषा है, और ज्यादातर वैज्ञानिकों ने जब ये नामकरण दिया था उस समय पर, जैसे कैरलस लीनियस ने, उस समय पर ज्यादातर लैंग्वेज जो यूज में चलती थी वो कौन सी थी? लैटिन या ग्रीक। सिंपल सा था। चले आगे, आखिरी नियम बेटा जी, नियम 5वां, रूल 5। आखिरी नियम, 5वां नियम, सिंपल सा। देखिए, अगर आप वैज्ञानिक नाम को अगर आप हस्तलिखित रूप से लिखेंगे, हस्तलिखित, अब हस्तलिखित का मतलब हाथ से लिखेंगे, या आप उसको छाप भी सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हाथ से लिख रहे हो, अपने हाथों से, मतलब हाथ से मतलब इतना से आपने कॉपी ली, कॉपी में लिख रहे हो, तो आपको उसको ना रेखांकित करना पड़ेगा। रेखांकित का मतलब अंडरलाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अंडरलाइन। जैसे मैंने यहां पर किया, जैसे मैंने यहां पर किया, यानी मैंने क्या किया? अंडरलाइन किया है। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा जब आप हाथों से लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप कंप्यूटर से या प्रिंटर से छापेंगे पन्ने पर या कंप्यूटर में, तब आप उसको इटैलिक्स में, किसमें? इटैलिक्स में। अब आप बोलेंगे सर ये इटैलिक्स क्या है? इटैलिक्स में छापेंगे, इटैलिक्स में छापेंगे। अब इटैलिक्स का मतलब होता है तिरछे अक्षरों में, तिरछे अक्षरों में, ठीक है। तो तिरछे अक्षर जो होते हैं, तिरछे अक्षरों में जब लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है? इटैलिक्स बोला जाता है, इटैलिक्स फॉन्ट बोला जाता है।
ठीक है। तो इटैलिक्स भाषा भी होती है जिसमें हम तिरछे अक्षरों में लिखते हैं। तो याद रखना, जब हम छापेंगे तो इटैलिक्स में छापेंगे यानी तिरछे अक्षरों में छापेंगे, और जब हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, जरूर याद रखना। ये था आखिरी पांचवा नियम, किस चीज का? द्विनाम पद्धति का। तो मेरे भाई ये सिर्फ इतना हिस्सा ही था नामकरण। हमने ये पूरा का पूरा क्या पढ़ा है? सिर्फ अभी तक क्या पढ़ा है? नामकरण ही तो पढ़ा है। तो नामकरण क्या था? मेरे ख्याल से ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि नामकरण का मतलब था क्या? किसी जीव में, एक बार रिवाइज करा दूं, नामकरण का मतलब क्या था? किसी जीव को नाम देना। क्यों नाम देना? ताकि उसकी पहचान हो जाए। ठीक है। अब साहब नाम जब दिया गया तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम था, जिसकी वजह से भ्रम पैदा हो गया। ऐसे नाम को हमने बोला वर्नेक्युलर नेम, हिंदी में बोला स्थानीय नाम। जो अब ये भ्रम पैदा हो गया तो इसको दूर करना पड़ेगा। अब साहब ये दूर कैसे किया गया? हमने नाम दिया कौन सा? वैज्ञानिक नाम। अब वैज्ञानिक नाम किसने दिया? किस पद्धति के अनुसार दिया गया? द्विनाम पद्धति के अनुसार। द्विनाम पद्धति किसने दी? कैरोलस लीनियस ने। समझाया उन्होंने 1751 में अपनी एक पुस्तक में। फिर 1753 में जो इंपॉर्टेंट वर्ष है स्पीशीज प्लांटेरम बुक छापी, जिसमें उन्होंने 5900 पादपों का नामकरण किया द्विनाम पद्धति के अनुसार। 1758 में उन्होंने और सिस्टेमा नेचुराई बुक छापी, जिसमें उन्होंने 4326 जंतुओं का नामकरण किया द्विनाम पद्धति के अनुसार। कौन सी होती है द्विनाम पद्धति? एक ऐसी पद्धति जिसके अनुसार हम किसी भी जीव को जब वैज्ञानिक नाम देते हैं तो वो दो नाम से बना हुआ, पहला वंश, दूसरा जाति। ठीक है। तो ये तो थी द्विनाम पद्धति जो कैरोलस लीनियस ने बताई। अब आज की डेट में अगर कोई जीव खोजा जाता है तो उसका नामकरण कौन करती है? कुछ समितियां करती है। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर यानी पादपों का नामकरण करेंगे जो नए नए खोजे जाएंगे। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो जंतुओं का नामकरण करेगी। ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर या वायरस नोमेनक्लेचर जो विषाणुओं का करेगा। ICNB इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु का करेगा। तो ये कुछ समितियां हैं जो नामकरण करती है। फिर इसके बाद बेटा हमने बात करी कि ये जो द्विनाम पद्धति के अनुसार जो नाम दिए जाते हैं इसके कुछ नियम है। 5 नियम मैंने आपको बताया। पहला कि जो वैज्ञानिक नाम होगा उसमें 2 नाम होंगे, वंश नाम, जाति नाम। दूसरा नियम, वंश नाम जो होगा उसका पहला अक्षर बड़ा, जाति नाम का पहला अक्षर छोटा। तीसरा नियम, जो भी वैज्ञानिक वो नाम देगा, प्रतिपादित करेगा, उसका खुद का नाम भी आएगा संक्षिप्त में। कब? वैज्ञानिक नाम के बाद में। चौथा कि जो वैज्ञानिक नाम जो होंगे वो ग्रीक या लैटिन भाषा के शब्दों का उपयोग करके लिखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भाषा होती है मृत। उसमें अगर कोई अर्थ डिसाइड हो गया किसी शब्द का तो वो बदलेगा नहीं, और हम यही तो चाहते हैं कि कभी भी वैज्ञानिक नाम का मीनिंग चेंज ना। पांचवा कि अगर आप हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, और अगर आप छापेंगे तो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, आप उसको तिरछे अक्षरों में लिख सकते हैं। यहां तक हमने आज बात करी है। ठीक है, चलें आगे। अब बेटा जी आगे चलते हैं, और इसके बाद ये जो द्विनाम पद्धति के ये जो हम पूरा पढ़ चुके हैं नामकरण, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, प्रभु सोचिए, वर्गीकी की बात करी थी। वर्गीकी के 3 भाग थे, 3 शाखाएं थी, पहचान, नामकरण, वर्गीकरण। एक पढ़ लिया, क्या? नामकरण। 2 बचे हैं। क्या बचे हैं? वर्गीकरण और पहचान। तो पहले वर्गीकरण निपटाते हैं, फिर लास्ट में पहचान भी निपटाएंगे। ठीक है, आइए वर्गीकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वर्गीकरण की। देखिए बंधु, हम यहां पर जीवों का क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है हम उनका क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं। क्यों? हालांकि ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि हमने जीवों को बांट दिया है। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत कवक, जगत पादप, जगत जंतु, यानी हमने जीवों को अलग अलग समूह में बांट दिया। यही प्रक्रिया क्या कहला रही है? वर्गीकरण कहला रही है। क्यों किया वर्गीकरण? सोचो, दिमाग लगाओ। चलो मैं आपको बताता हूं। देखिए हम वर्गीकरण क्यों करते हैं, एक बहुत अच्छे उदाहरण से मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। आप में से कितने बच्चों ने ये शब्द सुना है? बनिया। बनिया, बनिया सुना है? बनिया। चलो, बनिया एक कास्ट होती है ना। बनिए की दुकान है, मान लो ये एक बनिए की दुकान है, ये भी एक बनिए की दुकान है। एक ए बनिए की दुकान है, एक बी बनिए की दुकान है। ठीक है, दोनों बनिए की दुकान जो है बहुत बड़ी दुकान है, बड़ी तगड़ी दुकान है, बढ़िया चलती है। ठीक है साहब। अब यहां पर दोनों बनिए की जो दुकान है उसमें दोनों बनिए जो है, मालिक जो है वो अपने गल्ले पर बैठे हैं। गल्ला जानते हैं? जहां पर पैसे रखते हैं, गल्ले।
ठीक है। यहां पर उनका गल्ला है, मान लो गल्ला है और उस गल्ले के पास वो बैठे हैं, ठीक है। मान लो इतना गल्ले वाला भाग है, ये यहां पर भी इसका गल्ला है और यहां पर ये बनिया बैठा है, यहां पर ये बनिया बैठा है। चलो सर समझ में आ गया। अब सर अब क्या हुआ, अब देखिए आप बोलेंगे सर गल्ला बड़ा कर दिया बनिया छोटा कर दिया, सिर्फ समझाने के लिए। गल्ला मतलब जहां पर पैसे रखते हैं, ठीक है। अब इसके गल्ले में, गल्ला मतलब समझ में आ रहा है ना, जहां पैसे रखते हैं, इसके गल्ले में 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट और 100 का नोट, 200 का नोट, ठीक है, 500 का नोट और 2000 का नोट। ये नोट इस तरीके से बिखरे हुए हैं, यहां पर गल्ले में फैले हुए हैं। 200, 500 इस तरीके से नोट जो है वो बिखरे हुए हैं। लेकिन यहां पर इसने क्या कर रखा है, 100 का नोट या मैं बोलूंगा 10 का नोट एक जगह पर रखे हुए हैं, 10-10 के नोट। एक जगह पर 20-20 के नोट रख दिए, एक जगह पर 50-50 के नोट रख दिए, एक जगह पर 100-100 के नोट रख दिए, एक जगह पर 500 के नोट रख दिए, एक जगह पर 2000 के नोट रख दिए, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, मैं गया दोनों बनिए की दुकान पर और मैंने कहा अंकल 2000 का खुल्ला दे दो। इसके पास गया, कौन मुझे जल्दी से दे देगा? अरे ये दे देगा, इसको निकालने में टाइम लगेगा, छांटने में टाइम लगेगा, इसके हाथ में कभी 10 का आएगा, कभी 20 का आएगा, कभी 500 का आएगा। ये फटाक से 500 के 4 नोट निकालेगा और ले बेटा ले 2000 के खुले ले। समझ में आया? तो कहने वाली बात क्या थी, किसने आसानी से पहचान कर ली? सोचो, ये वाला आसानी से पहचान कर रहा है कि ये वाला आसानी से पहचान कर रहा है, ये वाला आसानी से पहचान कर रहा है। तो हम वर्गीकरण क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि पहचान इजीली हो जाए। इजीली यानी आसानी से हो जाए। बताएं, क्लियर है? समझ में आ गया? तो इतना तो हमें समझ में आ गया सर कि हम वर्गीकरण क्यों करते हैं। अब सर ये तो समझ में आ गया कि वर्गीकरण क्यों करते हैं, लेकिन वर्गीकरण करते कैसे हैं, कहां पर रखते हैं जीवों को। अब ये तो समझ में आ गया कि सर वर्गीकरण करते क्यों है, ये तो आ गया कि क्यों किया था, इसलिए किया था ताकि पहचान हो जाए। कैसे करेंगे, सोचिए कैसे करेंगे। अब जरा सोचिए, मैंने उस बनिए को जब 2000 का नोट दिया तो उसने उस 2000 के नोट को वो कहां रखेगा, जरा सोचिए। 500 में रखेगा, 10 वाले में रखेगा, या जहां पर 2000 के रखे हो वहां रखेगा, है ना? सोचो। तो उसने क्या देखी, उसने उस नोट को देखा, उस नोट को देखकर और इन नोटों को देखकर जो 2000 के यहां पर उसके गले में रखे हो, तो उसने देखा अरे ये समान है, चलो 2000 का यहां पर रखते हैं। क्यों? क्योंकि समानता है। बाकियों से असमानता थी, 2000 वाले नोट से समानता थी, तो मैंने जो 2000 का नोट उसे दिया, उसने उसको यहां पर रख दिया। समझ में आया? तो वर्गीकरण क्यों करते हैं ये तो समझ में आ गया, कैसे करते हैं ये भी समझ में आ जाएगा। क्या वर्गीकरण कैसे किया जाता है भैया? समानता और असमानता के आधार पर। ठीक है, हम समानता देखेंगे, असमानता देखेंगे और उसके आधार पर कर देंगे वर्गीकरण। ठीक है, चलो सर दो चीजें तो समझ में आ गई, वर्गीकरण क्यों करते हैं, वर्गीकरण कैसे करते हैं, वर्गीकरण करते किस में है, वर्गीकरण किस में करते हैं, जीवों को कहां रखते हैं। हम यहां पर जीवों का वर्गीकरण कर रहे हैं, नोटों का नहीं कर रहे मेरे भाई, ये तो जस्ट एक एग्जांपल है। हम जीवों का वर्गीकरण करने वाले हैं। तो सर जीवों का वर्गीकरण इसलिए करते हैं ताकि उनकी पहचान आसानी से हो सके। जीवों का वर्गीकरण करते हैं कैसे करते हैं सर? जीवों की आपस में समानता और असमानता देखते हैं। जो समान होंगे उनको एक साथ समूह में रख देंगे, जो नहीं होंगे उनको अलग अलग रख देंगे। ठीक है, अब रखेंगे कहां पर?
अब जरा सोचिए, इस बनिए ने क्या वर्गीकरण किया था, एक क्रम में रखा था या नहीं रखा था, कि 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, 2000 का, एक क्रम में रखा हुआ था या नहीं रखा हुआ था। वर्गीकरण एक क्रम में किया हुआ था या नहीं किया हुआ था। उसी प्रकार हम जीवों का वर्गीकरण एक क्रम में करेंगे, और वो क्रम जो होता है उसे हम बोलते हैं वर्ग की पदानुक्रम। मीनिंग समझ में आया? ये ऊपर से गया, समझ में आया क्या कि सर हम ना वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं, ये तो समझ में आ गया, वर्गीकरण कैसे करेंगे ये भी समझ में आ गया, लेकिन वर्गीकरण करने के बाद जीवों को रखेंगे कहां पर भैया? एक क्रम में रखेंगे। जैसे इस बनिए ने नोटों को क्रम में रखा हुआ था, समानता और असमानता के आधार पर उन्होंने यहां पर वर्गीकरण किया और एक क्रम में रखा, ताकि आसानी से क्या हो जाए, पहचान हो जाए। ये लो, एक झटके में सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, समझ में आ गया? तो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और कहां करते हैं, किस क्रम में करते हैं? तो याद रखना, किस तरीके से करते हैं, एक क्रम में किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग की पदानुक्रम। अब भैया ये वर्ग की पदानुक्रम में कौन से क्रम होते हैं, एक बार जरा जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूं बेटा जी। कुछ इस तरीके से क्रम होते हैं, क्या? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, या जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। ठीक है, अब इनके बारे में ना, इनके बारे में यानी ये जो वर्ग की संवर्ग कहला रहे हैं, या ये जो वर्ग की का जो क्रम दिखाई दे रहा है, वर्गीकरण का ये जो क्रम दिखाई दे रहा है, जिसको हमने वर्ग की पदानुक्रम या वर्ग की संवर्ग बोला है, क्या है? जगत, क्या है? संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, जिसके ये आपको यहाँ पर घरेलू मक्खी का, मानव का, आम का, गेहूं का, ये सब कुछ बता रखा है। ये सब कुछ बेटा जी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो बेटा जी आज का लेक्चर इतना ही था, जिसमें हमने वर्गीकी में नामकरण पूरा पढ़ा, वर्गीकरण के बारे में कुछ बातें करी हैं। अब वर्गीकरण कैसे कैसे किया जाता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा जी आज के लेक्चर में इतना ही। समय हुआ है बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। ICBN है, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायो नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायो नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। सोचिए क्या है ICBN? दूसरा प्रश्न बेटा जी आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? द्विनाम पद्धति जो है उसके जनक कौन है? लीनियस, हक्सले, विटेकर या हचिंसन? जल्दी से बताएं, बहुत सिंपल से प्रश्न है दोनों। लीनियस है, हक्सले है, विटेकर है या हचिंसन है? ज्यादा समय नहीं दूंगा इन प्रश्नों में, बहुत सिंपल से हैं, लगा लिया होगा। आइए बेटा, समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न था बेटा जी यहाँ पर ICBN क्या है? बहुत सीधा सीधा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। कांग्रेस कहां से आ गया, और कोड आया तो बायो नहीं है, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी हमारा? सेकंड। दूसरा था बेटा हमारा प्रश्न, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? सीधा सीधा कौन है मेरे भाई? लीनियस, कार्ल लीनियस है, सिंपल। तो ये था बेटा जी आज का सिंपल सा क्विज, और जो आज पढ़ा है उसको पढ़िएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ग की सहायता साधन भी पढ़ेंगे, और साथ साथ वो वर्ग की पदानुक्रम जो है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।